हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्पेसिफिकली आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट को जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है वो प्रोवाइडेड है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स रिगार्डिंग न्यू लेक्चर्स। तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो ये बात समझना ज़रूरी है कि सोर्स का मतलब क्या होता है। तो सोर्स बेसिकली मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कुछ ड्राइव करें, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं कि सोर्स। दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ किस तरह से ड्राइव हुआ है उसको आप कहेंगे कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहाँ पे मेंशन्ड है, इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट देता है। आईसीजे स्टैट्यूट रेफर्स टू स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्टैट्यूट बेसिकली कहते हैं किसी भी लेजिस्लेशन या किसी भी रिटन लॉ को। जैसे आपका नेशनल लॉ में कोई भी अगर जो है वो रिटन में कानून मौजूद है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उसको आप कहते हैं कि दिस इज़ द रिटन लॉ लेजिस्लेशन। तो इंटरनेशनल लॉ में कोई भी कानून जो कि रेगुलेट करे कि जो है वो किस तरह से आईसीजे चलेगा, उसमें कितने जजेस होंगे और क्या किस तरह से जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, किस तरह से वो डिसीजंस देंगे और क्या वो जो डिसीजंस देंगे वो बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारे रूल्स जो हैं वो एक लॉ में कंटेंट है और उस लॉ को आप कहते हैं आईसीजे स्टैट्यूट। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि लोकेटेड है हैग नेदरलैंड्स में 1945 में बना था एज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 बेसिकली ये कहता है कि द कोर्ट हुज फंक्शन इज टू डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ सच डिस्प्यूट्स एज आर सबमिटेड टू इट शैल अप्लाई। कोर्ट रेफर्स टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जब भी कोई भी डिस्प्यूट आएगा रिजॉल्व करने के लिए, तो आईसीजे क्या क्या सोर्सेज जो है वो अप्लाई करेगा। तो पहला है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के पहले जो है वो आईसीजे क्या करेंगे, वो जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को देखेंगे कि क्या इस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई कन्वेंशंस मौजूद है, जनरल या पर्टिकुलर। तो अगर मौजूद है तो वो पहले जो है वो कन्वेंशंस अप्लाई करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे वो देखेंगे इंटरनेशनल कस्टम्स एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हम डेप्थ में जो है वो आगे चल के कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि पहले तो है जो आईसीजे है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस अप्लाई करेंगे। नंबर 2 पे वो देखेंगे कि अगर कन्वेंशंस नहीं है तो फिर जो है वो इंटरनेशनल कस्टम्स अप्लाई करेंगे। थर्डली, अब सपोज कर लीजिए कन्वेंशंस भी नहीं है और कस्टम्स भी नहीं मिले आपको, तो फिर जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन में जो है वो सारे ही डिसीजंस आ जाते हैं, लाइक आईसीजे के अपने डिसीजंस हों या किसी भी अदर नेशनल या इंटरनेशनल कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजंस हो, तो उनके बेसिस पे भी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को। उसके बाद है टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड ऑफ द वेरियस नेशंस। अच्छा, ये जो दो सोर्सेज हैं लास्ट वाले, जुडिशियल डिसीजंस एंड जुरिस्टिक राइटिंग्स, ये जो है वो सब्सिडरी मीन्स हैं डिटर्मिनेशन के। दैट मीन्स दे आर सब्सिडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जो प्राइमरी सोर्सेज वो कौन से हैं, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इंटरनेशनल कस्टम्स एंड नंबर 3 पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अब आपने देखा होगा कि आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट में जो नाम लिखा हुआ है, जो नाम मेंशन्ड है, वो सिर्फ कन्वेंशंस का मेंशन्ड है। तो जनरली इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कंसीडर करती है कि ये जो वर्ड कन्वेंशंस का मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 38, वो जो है वो सभी के लिए यूज़ किया गया है, जनरली फॉर द प्रोटोकॉल, फॉर द एग्रीमेंट, फॉर द ट्रीटीज़। अदरवाइज आप देखें तो कुछ जो है वो स्लाइड सा डिफरेंस है बिटवीन द ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स, और वो जो है उसके लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स के दरमियान। तो लेकिन अगर आर्टिकल 38 की बात करें तो वो सिर्फ जो है वो कन्वेंशंस को रेफ़र करता है, लेकिन वो जो है वो जनरली कन्वेंशन को यूज़ कर रहा है फॉर रेफरिंग टू ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो जब भी कन्वेंशन यूज़ हुआ है आर्टिकल 38 में, तो आप सिर्फ कन्वेंशन को ही नहीं, लेकिन आप उसकी जो है वो ट्रीटीज़ जो है, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट सभी को कंसिडर करेंगे। तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ट्रीटी का मतलब क्या होता है, वो मतलब आपको डेफिनेशन प्रोवाइडेड है आर्टिकल 21A ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 में।
इसमें ट्रीटी को कहा गया है कि ट्रीटी क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट concluded between states in written form and governed by international law। कि ये मतलब इस ऐसे जो है वो रिटन एग्रीमेंट्स हैं जो कि स्टेट्स के दरमियान हों और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ हों। ठीक है, तो मतलब अगर स्टेट्स के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट बन रहा है तो उस एग्रीमेंट को आप कहेंगे कि दिस इज़ द ट्रीटी। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि जो एग्रीमेंट्स बनते हैं वो सिर्फ स्टेट्स के दरमियान नहीं बनते। दैट मीन्स कि सिर्फ स्टेट्स ही सब्जेक्ट्स नहीं है इंटरनेशनल लॉ के, अदर जो है वो एंटिटीज़ लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी जो है वो एग्रीमेंट्स करते हैं विद स्टेट्स और विद ईच अदर। तो उनको जो है वो हम क्या कहेंगे, तो बेसिकली उनको भी ट्रीटीज़ ही कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये जो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 है, ये बेसिकली स्टेट्स के दरमियान ट्रीटीज़ किस तरह से होंगी उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, तो इसीलिए ये सिर्फ वर्ड स्टेट्स मेंशन कर रहा है। लेकिन जो अदर एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वो भी जो है उनको भी आप ट्रीटीज़ ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल कस्टम पे। अब इंटरनेशनल कस्टम जो है वो क्या है, उसको आप कहते हैं कि 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी रूल को कस्टमरी रूल बनने के लिए। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि स्टेट्स यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली करती आ रही हैं और अकम्पनाइड विद ओपिनियो जुरिस, और वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो है वो उनमें एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है कि मतलब स्टेट्स को लगता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये हमारे ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है। तो अगर कोई भी स्टेट्स जो है वो यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के साथ कोई भी एक्ट करेंगी तो उस एक्ट को आप कहेंगे कि दिस इज़ इंटरनेशनल कस्टम या दिस इज़ द रूल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो मतलब कस्टम को जो है किसी भी रूल को कस्टम बनने के लिए 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 इज़ स्टेट प्रैक्टिस एंड नंबर 2 इज़ ओपिनियो जुरिस। ओपिनियो जुरिस बेसिकली रेफर्स टू द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी ऑब्लिगेशन समझ के कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद है जो है, अच्छा ये जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन अलग अलग से जो है वो हर ही सोर्स पे अलग वीडियो जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। लाइक फॉर इंस्टेंस ट्रीटीज़ का टॉपिक है वो जो है वो बहुत ही वाइड है, उसमें जो है वो हम देखेंगे कि पहले तो ट्रीटीज़ होती क्या है, उसके बाद ट्रीटीज़ के काइंड्स कितने होते हैं और ट्रीटीज़ की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और ट्रीटीज़ की टर्मिनेशन किस तरह से होती है। तो वो सारे जो है वो अलग से एक लेक्चर होगा जो कि ट्रीटीज़ से डील करेगा। उसके बाद कस्टम से जो है वो इन डेप्थ में एक अलग से लेक्चर होगा जो कि डील करेगा। और फाइनली हम आते हैं अब थर्ड जो है वो सोर्स पे। थर्ड सोर्स इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। जनरल प्रिंसिपल्स बेसिकली कहते हैं आप ऐसे प्रिंसिपल्स हो जो कि जो है वो सभी लीगल सिस्टम्स में कॉमन हो, मतलब कोई ऐसा रूल है जो कि अगर पाकिस्तान में है तो इंडिया में भी है, यूके में भी है, चाइना में भी है और सभी कॉमन लॉ कंट्रीज़ में और अदर कंट्रीज़ में भी जो है वो अवेलेबल है। तो आप ऐसे रूल्स को कहते हैं कि ये क्या है, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के और रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। सिविलाइज्ड स्टेट्स बेसिकली जो है प्रायर टू 2019 अगर आप देखें तो प्रायर टू 2019 जनरली कंसिडर ये किया जाता था कि सिर्फ जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो ही सिविलाइज्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आती हैं, बाकी जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो लेकिन जो है वो 2020 एंड 2021 में इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने जो है वो एक रिपोर्ट दी थी रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, और उसमें जो है वो उन्होंने मेंशन किया था कि सिविलाइज्ड स्टेट्स प्रेजेंट एरा में आप सिर्फ वेस्टर्न स्टेट्स को नहीं कह सकते, लेकिन प्रेजेंट एरा में हर ही सॉवरेन स्टेट जो है वो सिविलाइज्ड है। ठीक है, तो मतलब हर ही स्टेट में जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के और जो कि कॉमन है, ठीक है, उनको आप कहते हैं कि दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स। उनके एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि रेस जुडिकेटा, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि आपको इंडिया में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा और यूके में और जितनी भी कॉमन लॉ कंट्रीज हैं उसमें मिलेगा। रेस जुडिकेटा बेसिकली इज अ लैटिन टर्म जिसका मतलब है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड और ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, कि मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज जो है वो एक कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है, ठीक है, लाइक उसको सुना है प्रॉपरली और सुनने के बाद आफ्टर गिविंग हियरिंग टू बोथ पार्टीज कोर्ट ने जो है वो मेरिट्स पे उस डिसीजन को डिसाइड किया है, तो फिर क्या करेंगी, कोई भी पार्टी जो है वो उसी सेम जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सेम कोर्ट या डिफरेंट कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो वहाँ पे जो है वो सेम मैटर नहीं लेके जा सकती अगेन। ठीक है, तो मतलब अगर एक बार कोई केस डिसाइड हो गया
तो उसी सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा से केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। दिस इज़ द रेस जुडिकेटा। उसके बाद है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। दैट मीन्स कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कुछ भी मसला है, तो आप पहले दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे, उसके बाद फैसला देंगे। ठीक है, ये बेसिकली कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई करता है कि जब भी कोई फैसला देंगे जजेस, तो दोनों पार्टीज़ को सुन के देंगे। दैट मीन्स अगर एक पार्टी कह रही है कि इन्होंने जो है वो मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, तो आप सिर्फ उसको सुन के दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वैसा नहीं सुना सकते। आपको उस दूसरी पार्टी को भी सुनना पड़ेगा कि वो क्या जो है वो आर्ग्यूमेंट रेज कर रहे हैं, वो क्या कंटेंट कर रहे हैं, कि क्या वाकई जो है वो ये उन्होंने कब्जा किया है या जो है वो उनका घर है या वॉटेवर। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों का आप लेंगे पहले, उसके बाद आप जो है वो फैसला देंगे। दिस इज़ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है। उसके बाद है जुडिशल डिसीजंस। जुडिशल डिसीजंस तो बेसिक जनरल है कि अगर कोई भी डिसीजंस हैं नेशनल या इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के, तो उनके ऊपर भी जो है वो आईसीजे रिलाई कर सकता है वाइल डिसाइडिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। और ये भी क्या है, सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। लेकिन ये जो है वो सब्सिडरी सोर्स है। सब्सिडरी मीन्स ये सेकेंडरी सोर्स है। दैट मीन्स जब आपके पास कन्वेंशंस भी नहीं होंगी, कस्टम्स भी नहीं होंगे, जनरल प्रिंसिपल्स भी नहीं होंगे, और सपोज की मैटर ऐसा जो कि बिल्कुल ही नया है, जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं आपके पास, तब जो है वो आप डिसीजंस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और फाइनली है जुरिस्टिक राइटिंग्स। जुरिस्टिक राइटिंग्स बेसिकली कहा जाता है कि जो हाईली क्वालिफाइड जो जुरिस्ट होते हैं, जिनकी कुछ कंट्रीब्यूशंस होती हैं टुवर्ड्स द इंटरनेशनल लॉ, अगर उनकी लिखी हुई कुछ बुक्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, या कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, तो उसको भी जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, और वो भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर कोई बुक हो गई किसी भी रिनाउंड जूरिस्ट की ऑन द इंटरनेशनल लॉ, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, और इनके ऊपर आप तभी जो है वो रिलाई करेंगे जब आपके पास वो पहले वाले 3 सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये जो 5 सोर्सेज हैं ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, ये 5 सोर्सेज ही जो है वो रिकग्नाइज्ड सोर्सेज हैं, एक्सेप्टेड सोर्सेज हैं। उसके अलावा बाकी सारे कुछ जो है वो अदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनको सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज की ही बात करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम जो है 1 बाय 1 ईच एंड एवरी सोर्स को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्टली जो है वो हम ट्रीटीज़ को कवर करेंगे कि ट्रीटीज़ होती क्या हैं, ट्रीटीज़ के काइंड्स कितने होते हैं, ट्रीटीज़ की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, टर्मिनेशन किस तरह से होती है, एंड बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ट्रीटीज़ क्या है, ऑल दैट। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।